सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अकबर के प्रारंभिक जीवन की चर्चा तो कर ही चुके हैं और अब पानीपत के युद्ध के बाद जब उसका कारवां आगे बढ़ता है उसकी चर्चा करें। थोड़ा सा पुराने बैकग्राउंड की तरफ हम लोग आ जाते हैं। भाई, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, प्रथम युद्ध नहीं। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो दोनों का बड़ा महत्व है भारत के इतिहास। प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तैयार करने का काम किया था और द्वितीय युद्ध ने उसको अस्थायित्व प्रदान किया। ये दोनों में अंतर है। तो इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अकबर को स्थापित करने का काम किया इस युद्ध ने। तो पुराने पृष्ठभूमि की तरफ थोड़ा सा चला जाए हम लोग, जहाँ पर थोड़ी सी जरूरतें थी। जो ट्रेलर एक प्रकार से है, Understand? Holland that was about it. This is is it? That's how तो यहाँ पर 1556 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था। I need to help it. उससे पहले थोड़ा सा बैरम खान का इतिहास भी पढ़ लिया जाए। लेकिन अकबर के काल में दो पार्ट आते हैं। 1556 से लेकर 1560 तक का जो काल है वो अतालिक या संरक्षक का काल माना जाता है। और इस समय संरक्षक की भूमिका में जो व्यक्ति था उसका नाम था बैरम खान। बहुत बड़ा रोल है बैरम खान का। बैरम खान वो वफादार साथी रहा जो हुमायूं का जीवन भर साथ देता है। अगर आपको किसी वफादार की मिसाल देनी हो तो आप बैरम खान की मिसाल दे सकते हैं। जिंदगी भर हुमायूं के साथ लगा रहा, उसके दुख में उसके सुख में इसके साथ था। तो उसकी मृत्यु के बाद अब बाबर अकबर को स्थापित करने का श्रेय इसी को जाता है। मुगल साम्राज्य की जड़ें जमाने का श्रेय इसको जाता है। तो 1556 से लेकर 60 तक का जो दौर है वो अतालिक का यानी संरक्षक का काल कहा जाता है। तो इस पूरे पार्ट में बैरम खान हावी रहा, उस शासन सत्ता की धुरी था और प्रमुख अमीरों में उसका नाम भी था। अकबर के दौर में उसे वकील के पद पर बैठाया गया था। वकील का मतलब होता है प्रधान सलाहकार। अकबर का प्रमुख सलाहकार था, परामर्शदाता था। और प्रधान जो ये पद इसका था वो सम्राट के बाद दूसरे नंबर का पद था। तो इस नाते भी इसकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो ऐसे दौर में बैरम खान की थोड़ी सी चर्चा यहाँ हो जाए तो अकबर 1560 से लेकर यहाँ पर बात हो रही है। चले यहाँ स्लाइड की तरफ चले तो फिर से हम आते हैं। तो 1560 से लेकर 1556 से लेकर 1560 तक का जो दौर था, इस काल को बैरम खान की संरक्षकता का काल या इसको हम अतालिकी काल भी कहा जाता है। अतालिकी, अतालिक जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अतालिक जिसका अर्थ होता है संरक्षक होता है। ये तुर्की भाषा का शब्द है या जिसको हम गार्जियन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस अवधि में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया था 1556 से लेकर 60 तक के दौर में, क्योंकि वह अल्पायु में गद्दी पर बैठा था। बहुत कम समय गद्दी पर बैठा था। चूंकि 1542 में जन्म हुआ था और 1556 में गद्दी पर बैठ रहा है, तो ऐसे तो मात्र 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। तो इसलिए एक गार्जियनशिप की बड़ी जरूरत थी कि उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। बैरम खान करा खिताई तुर्क था
और सिया मत का अनुयायी था, सिया मत को मानता था ये। ठीक है, इस्लाम धर्म में दो फिरके, दो संप्रदाय थे, एक सुन्नी संप्रदाय था और एक सिया संप्रदाय माना जाता है। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं पर, यानी इस्लाम की पवित्रता में, या जिसको हम सुन्नत कहते हैं, सुन्नत से ही सुन्नी बना है, तो जो विश्वास करते थे उनको सुन्नी कहा गया। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, यानी जो चार खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, इनकी परंपराओं को जो और उनकी शिक्षाओं के अनुसार चले, उनको शिया कहा जाता है। तो ये शिया था, लेकिन अकबर सुन्नी था। उसका जो जन्म था वो बदखसा में हुआ था और शिक्षा दीक्षा बल्ख में हुई थी। वो एक अप्रवासी के रूप में आजीविका की खोज में भारत चला आया था और हुमायूं के एक साधारण सिपाही के रूप में अपनी सेवा शुरू किया था। अपने कर्तव्य परायणता और स्वामी भक्ति के कारण वह शीघ्र ही हुमायूं का विश्वास पात्र बन गया था। बहुत ही वफादार आदमी था, उसके अंदर जो कर्तव्य परायणता थी, जो विश्वास था, उसके नाते बड़े स्तर पर आगे चलता है। युद्ध के मैदान से लेकर दुर्दिन तक वह ईमानदारी पूर्वक हुमायूं का साथ दिया। उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर हुमायूं ने उसे खान बाबा कहा। सरहिंद युद्ध, ये 1555 का युद्ध है जी, 45 नहीं होगा। 45 में सरहिंद का युद्ध हुआ ही नहीं। जब भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी जा रही थी तो पानीपत के युद्ध से पहले दो बड़े युद्ध हुए थे। एक पहला जो युद्ध हुआ था उसको मच्छीवाड़ा का युद्ध कहा जाता है, और दूसरा जो युद्ध हुआ था उसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। फिर इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इसके पश्चात हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया तथा बैरम खान को उसका संरक्षक या गार्जियन नियुक्त कर दिया था। ठीक, बैरम खान ने अकबर को आरंभिक समस्याओं से उबारने में सहायता की और मुगल साम्राज्य को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उसने अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह कर राजवंश से पारिवारिक संबंध भी स्थापित कर लिया। ये सलीमा सुल्तान जो थी, जो इसकी चचेरी बहन थी, उससे इसने शादी भी कर लिया था, और इसी से एक पुत्र की पैदाइश होती है जिसको हम अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जानते हैं, जो बाद में नीति परक दोहे के लिए प्रसिद्ध भी हुए थे। और इन्हीं सलीमा सुल्तान से आगे चलकर अकबर ने भी शादी कर लिया था, क्योंकि बैरम खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति से उबारने में इन्होंने शादी किया, तो सलीमा सुल्तान की शादी अकबर से हो जाती है। अतः अकबर के संरक्षक एवं सर्वोच्च प्रशासक के रूप में बैरम खान की शक्ति बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, बैरम खान को इतना बड़ा संरक्षक जब अकबर का मिल गया तो उसकी शक्ति तो बढ़ना लाजिमी है। तो ऐसे दौर में अब थोड़ी चर्चा हो जाए पानीपत के द्वितीय युद्ध की। इतिहास में बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि अगर ये युद्ध हार जाते तो भारत में फिर से अफगान काबिज हो जाते। इस नाते बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। वैसे पानीपत के तीनों युद्ध बहुत निर्णायक रहे हैं। पहला जो युद्ध था उसने बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में मदद किया। दूसरा युद्ध मुगल साम्राज्य को मजबूत करने का काम किया था, और तीसरा युद्ध मराठों को भारत से उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो तीनों का बड़ा महत्व रहा है देश के इतिहास में। तो यहाँ पर पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, इसकी जो तिथि है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू एक ऐसा शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की, और इस मामले में वह 14वें नंबर पर था। 14वां नंबर इसका था। कई शासक है भारत में जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, उसमें राजा भोज का भी नाम आता है, और साथ ही साथ स्कंद गुप्त का नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उसने भी धारण किया था।
ये कुछ प्रमुख शासक जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ हिंदी में होता है पराक्रम का सूर्य होता है। भारी भरकम उपाधि थी। तो हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये धूसर जात का बनिया था, धूसर जाति का बनिया था। ठीक है, जैसा इरफान हबीब ने बताया है हमें, ये इरफान हबीब बताते हैं। तो सिकंदर खान सुर का बाद में सेनापति बनता है। आदिल शाह सुर के समय सेना में आ गया था। इसका परिवार नमक का कारोबार करता था। इसी नाते हेमू को हेमू बक्काल भी या सोडा बेचने वाला भी कहा जाता था। लेकिन अपने अद्वितीय प्रतिभा से इसने तमाम लड़ाइयां लड़ी, उसमें बड़ी वीरता हासिल किया। तो ऐसे दौर में एक बड़े सुरमा से इसका युद्ध हो रहा था, और अगर उसकी आंख में तीर लगा ना होता तो युद्ध में कुछ भी हो सकता था। तो अकबर एक प्रकार से संयोगवश इस युद्ध में जीता था। तो अब यहाँ चर्चा करें, अकबर जीत गया था, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो उसका नाम है अली कुली खान उज़्बेक। अली कुली खान उज़्बेक, जिस शैबानी खान उज़्बेक ने बाबर को मारकर भगाया, उसी का वंशज मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता को प्रदान कर रहा है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो अली कुली खान उज़्बेक असली नायक था इस युद्ध का। आगे चले, हम थोड़ी विस्तृत चर्चा हो जाए। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने बताया है पानीपत के द्वितीय युद्ध के विषय में कि हेमू की जो पराजय थी वो एक दुर्घटना थी, एक संयोग था, जबकि बाबर की जो अकबर की विजय थी एक दैवी आपदा थी। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू दिल्ली की ओर अधिकार करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना का प्रस्थान किया। जब पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हेमू के अंदर जो महत्वाकांक्षा का जोर था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, और वो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लालायित हो उठा था। आगरा पर तो उसका कब्जा हो ही चुका था। पानीपत जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो मार्ग में उसने सरलतापूर्वक आगरा पर अधिकार कर लिया। उस समय आगरा का मुगल सूबेदार जो था उसका नाम था इस्कंदर खान उज़्बेक, जो बिना युद्ध किया ही सरेंडर कर गया, भाग गया। और दिल्ली भाग जाता है तो आगरा पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके पश्चात हम दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। दिल्ली का मुगल सूबेदार उस समय तारगी बेग था। उसने हुमायूं का मुकाबला किया किंतु वह पराजित हुआ। हेमू का मुकाबला किया पर वो पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद तारगी बेग इस्कंदर खान के साथ पंजाब भाग जाता है। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यही बता रहे थे आप, पराक्रम का सूर्य। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मध्यकालीन भारत में कोई ऐसा शासक दिखता नहीं जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। ये हेमू ही था। 1206 से लेकर 1556 ईस्वी तक कोई शासक दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि जो दिल्ली पर शासन किया हो। यही हेमू एकमात्र है। तो ऐसे दौर में दिल्ली पर अधिकार कर लेता। दिल्ली पर हेमू के अधिकार की सूचना अकबर और बैरम खान को जालंधर में मिलते हैं। पंजाब में उस समय थे ये लोग। इस घटना से मुगल खेमे में चिंता बढ़ गई। उस समय मुगलों की स्थिति बहुत दुर्बल थी, अतः अनेक सरदारों ने
अकबर को काबुल जाने की सलाह दी कि आपकी स्थिति बहुत खराब है और आप काबुल चले जाइए। किंतु अकबर और बैरम खान ने इसे स्वीकार नहीं किया और साहस के साथ हेमू से दिल्ली छीनने का निश्चय किया। खिज्र खां को पंजाब में सिकंदर शाह सूर पर नियंत्रण रखने का दायित्व सौंपकर बैरम खां अकबर के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देता है। अब यहाँ पर सेनाओं का संगठन जो किया जाता है, सरहिंद के निकट उसे तीनों भगोड़े सरदार तारगी बेग, इस्कंदर खान उजबेक और अली कुली मिले। इसी समय बैरम खान ने चुपके से तारगी बेग की हत्या करवा दी। एक बहुत समय से इसका एक कांटा के तौर पर चुभ रहा था तारगी बेग, और बहुत प्रमुख अमीर भी था, शासन का दावा भी था इसका, इस नाते इसकी हत्या कर दिया। तारगी बेग के हत्या के संबंध में विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कुछ इतिहासकारों ने बैरम खां के इस कार्य को व्यक्तिगत स्पर्धा और इसलिए कार्य बताया। यही बात ज्यादा सत्य भी है कि इसको जलन थी उसके, इस नाते इसकी हत्या करवा दी तारगी बेग की। जहांगीर के काल में 1612 ईस्वी में प्रकाशित गुलशन इब्राहिम, या इसको तारीख फरिश्ता के नाम से भी जानते हैं, फरिश्ता ने इसे लिखा था। इसका लेखक ने बताया कि बैरम खान द्वारा तारगी बेग के विरुद्ध कार्रवाई को उचित ठहराया है, लेकिन ध्यान रखिए उचित से मतलब नहीं है, वहाँ यह उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि इस अवसर पर तारगी बेग की हत्या किया जाना भगोड़ों को सबक देने, मुगल सेना में आत्मबल को बढ़ाने और उन सलाहकारों को आवाज को समाप्त करना था जो अकबर को काबुल जाने की सलाह दे रहे थे। सरहिंद से मुगल सेना पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध स्थल में आ पहुंची। हेमू ने अपने तोपखाने का साधारण संरक्षण में आगे भेज दिया। मतलब हेमू ने क्या किया कि जो तोपखाना था उसको आगे कर दिया। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में और साथ ही साथ इस मुगल काल में तोपों का बड़ा महत्व रहा है युद्धों में। इसी नाते तोपें बहुत महत्वपूर्ण थी और 4 प्रकार की तोपें इस्तेमाल की जाते थे। एक अश्वनाल थी, यानी घोड़े पर रखकर दागे जाने वाली तोप। एक गजनाल थी, यानी हाथी पर रखकर इस्तेमाल की जाने वाली तोप। एक सुतुरनाल थी जो ऊंट पर रखकर चलाई जाती थी, और एक नर नाल यानी जो हल्की तोपें होती थी उसका इस्तेमाल होता था। तो ऐसे दौर में तोपों का बड़ा महत्व था, किंतु अली कुली खां के नेतृत्व में मुगलों के अग्रगामी दल ने इस पर अधिकार कर लिया। इससे हेमू की स्थिति दुर्बल हुई। फिर वह मुगल सेना को रोकने के लिए पानीपत के मैदान में आ लेता। पाँच नवंबर 1556 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हेमू वीरता पूर्वक लड़ा, लेकिन उसकी आंख में तीर लग जाने से वह घायल होकर अपने हाथी के हौदे में गिर जाता है। हेमू के घायल होते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू के महावर ने किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, किंतु वह मुगल अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। उसे अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां बैरम खान ने अपनी तलवार से उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। हेमू की मृत्यु के साथ ही मुगलों का भारत पर विजय सुनिश्चित हो गया तथा दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगलों का कब्जा हो जाता है। इस प्रकार हेमू के पराजय ने अफगान सत्ता को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। पानीपत के युद्ध में विजय का श्रेय बैरम खान को दिया जाता है। चले हेमू की थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए भाई। एक महानतम सेनापति में इसकी गिनती होती है।
तो हेमू का जो मूल नाम था वो हेमचंद्र था और वैश्य जाति का था, बनिया, दूसरे जाति का बनिया, जैसा इरफान हबीब ने इसको बताया है। और बचपन से ही नमक का कारोबार इसका परिवार करता रहा है। तो जब मौका मिलता है तो अपनी प्रतिभा को दिखाने का इन्हें अवसर मिला था। तो वह रेवाड़ी का निवासी था तथा जाति से वैश्य था। अपने जीवन के आरंभिक दिनों में वह नमक बेचा करता था। जैसे आज बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाय बेचते हैं, वैसे इसको बताया गया है नमक बेचने का काम करता था। ठीक है। और सुल्तान इस्लाम शाह के काल में वह बाजार का अधीक्षक बना था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नाप तौल का अधिकारी बनाया गया था और अपना जीवन आरंभ कर देता है। इसी के साथ आदिल शाह के समय में वह शीर्ष पद पर पहुंच जाता है, यानी इसको सेनापति नियुक्त किया जाता है और इसकी योग्यता से प्रभावित भी वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है। सिकंदर शाह सूर के समय इसको बड़ा लाभ मिल रहा है और जब देखता है कि अफगान बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसे दौर में दिल्ली और आगरा पर उससे कब्जा किया था। तो फिर वही पानीपत के युद्ध में इसका अंत होता है। 14 दिनों तक इसने शासन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण वो काल इसलिए नहीं माना जाएगा कि इतिहास में इतने कम समय तक के शासन को बहुत बड़ी वरीयता नहीं दी जाती। जब तक किसी भी शासक के शासन में कोई प्रशासनिक शुद्धिकरण न हो, कोई बड़ा फेरबदल न हो, बड़े विभाग न बनाया जाए और एक सल्तनत को सुदृढ़ता न प्रदान किया जाए, तब तक वो माना नहीं जाता इतिहास के दृष्टिकोण से। इसीलिए कहते हैं कि बाबर और हुमायूं का कद उतना नहीं था जितना अकबर का था, क्योंकि इन लोगों ने लगातार विजय अभियान में ही लगे रहे, समय मिला नहीं। लेकिन अकबर ने उसको प्रशासनिक जामा पहनाने काम किया था, इसीलिए उसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो नहीं कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक बाबर को ही माना जाएगा, क्योंकि उसने नींव रखने का काम किया था और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने किया। और औरंगजेब का काल मुगल साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वोच्चतम काल माना जाता है, क्योंकि अशोक के बाद लिखित भारत के इतिहास में उसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे अकबर के राजपूत नीति, उसके दक्षिण मध्य एशियाई नीति, उसको धर्मनिरपेक्ष शासक क्यों कहा जाता है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे। उसकी धार्मिक नीति की भी चर्चा होगी, जिसमें इबादत खाने की परिचर्चा, दिन इलाही और उसके क्या पहले की पृष्ठभूमि थी, उन सब पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।